वर्क डन बाई अ टॉर्क। अब इसमें हमने कहा कि कोई भी बॉडी है उसकी कुछ भी शेप हो सकती है, मान लिया कि ये इस तरीके की शेप है। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट है O, और ये पॉइंट है P। और हमने कहा कि ये जो बॉडी है इस पर हमने यहाँ पर पॉइंट P पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर ये जो पॉइंट है ये पार्टिकल यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट को हमने बोल दिया Q। फोर्स जो हमने लगाया वो F फोर्स लगाया था, और उसकी वजह से यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल जो इसने स्वीप करा है वो कितना है, डेल्टा थीटा। तो P से Q तक ये इस तरीके से आया, कर्व पाथ फॉलो करा। ऑब्वियसली जब ये एंगल ले रहा है तो कर्व पाथ फॉलो करा। तो पेज नंबर 19 पर आइए। द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन, द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, और द वर्क डन बाय द टॉर्क इज, वर्क डन बाय द टॉर्क इज डेल्टा W इज इक्वल टू F इनटू वर्क डन बाय द टॉर्क इज डेल्टा W। क्योंकि जरा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने वर्क डन भी मान लिया कि जरा सा ये छोटा सा वर्क डन, तो उसको हमने डेल्टा W बोल दिया। तो डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस अलोंग द आर्क PQ, F इंटू डिस्टेंस अराउंड द आर्क PQ। अच्छा, दूसरा हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला मालूम है कि नहीं? अच्छा, जो बायोलॉजी वाले अगर बच्चे हैं तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसको हम घुमाकर एंगुलरली उसको हमने रोटेट करा और हम उसको यहाँ तक ले आए। तो इसने जो मूवमेंट करा तो उसमें एंगल कितना मूव हुआ, एंगल हुआ थीटा, ठीक है। और फिर हम ये बोलते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो लेंथ है ना, ये क्या हो गया, इसको आर्क बोल देते हैं, आर्क है ना, या फिर इसको एल बोल देते हैं, एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। और जो यहाँ से और यहाँ तक वाला जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस आर्क। क्यों? क्योंकि अगर इसी को ऐसे 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 घुमाकर अगर हम कंप्लीट करें तो हमारे पास एक आर्क रेडियस का सर्कुलर पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा थीटा नहीं है, यहाँ पर ये डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, ये P से Q तक वाली जो कर्व लेंथ है ना, ये कर्व लेंथ हो गया। तो PQ और अपॉन जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना है, OP। तो रेडियस को R बोल दिया, इसको R बोल दिया। और ये PQ R क्या है, क्योंकि तो इसके ऊपर आर्क का सिंबल बना देते हैं ऐसे, PQ अपॉन R। हमें क्या लेना था, डिस्टेंस अलोंग द आर्क PQ। तो इसका मतलब मेरे को आर्क PQ चाहिए, वो कितना हो जाएगा, R डेल्टा थीटा, समझ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अलोंग द आर्क PQ, यानी कि PQ आर्क चाहिए मेरे को। तो डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू PQ आर्क कितना हो जाएगा, R डेल्टा थीटा, R डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास FR डेल्टा थीटा, डेल्टा W FR डेल्टा थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, इन्होंने समझना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रखा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। FR डेल्टा थीटा, फोर्स लग रही है यहाँ पर, फोर्स। तो फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स कर्व तो नहीं लगेगी, अभी मैंने टॉर्क की तो बात नहीं करी। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को तो टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो F इंटू आर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। ये बोल देंगे डेल्टा W इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा। बताइए, समझ गए, ठीक है भाई, बताओ समझ गए। तो डेल्टा W इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा। सो वर्क डन बाई टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो वर्क डन बाई फोर्स क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये अंतर हुआ। ठीक है, तो इफ टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, अगर टॉर्क कांस्टेंट ना हो तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। तो वर्क डन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी कभी कांस्टेंट नहीं होती कोई चीज़ तो हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स लेकर उनको इंटीग्रेट करना होता है। तो क्या करेंगे, यही टाउ इंटू डेल्टा थीटा होगा, हम ऐसा लिख देंगे टाउ डी थीटा, और फिर कहाँ से कहाँ तक है, एंगल मान लीजिए हमारा थीटा 1 से और थीटा 2 तक जाता है, तो वर्क डन इस तरह से भी निकाला जा सकता है। समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से वर्क डन बाई टॉर्क। चलिए जी अगला देखते हैं, अगला है पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है पावर का क्या होता है, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जहाँ भी फिजिक्स में रेट आ जाएगा, रेट का मतलब आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम पीरियड, बस ये आपको करना है। तो देखिए एज वी नो दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा, पावर वाला देखते हैं यहीं पर पेज नंबर 19 पर नीचे की तरफ पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क। पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा है, ये हमको पता ही है। टाउ डेल्टा थीटा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी या रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया ना, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ओमेगा, वो डी बाई डी टी होता है। अब ये हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पावर, ये टाउ हो गया, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अरे इसी के बारे में बोल रहे थे तो ये ओमेगा, ठीक है ना। एंगुलर जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बल्कि डी ओमेगा बोले तो इसको डेल्टा ओमेगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। तो टाउ इनटू ओमेगा लिखा है हमने, चलिए ठीक है, ओमेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब कुल मिलाकर ये एंगुलर वेलोसिटी, तो टाउ इनटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला हो गया, बताइए जी क्लियर है, समझ गए। और इसकी यूनिट टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है, ठीक है, पावर की। और शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है, शॉर्ट में जूल, वॉट, वॉट, पावर की यूनिट वॉट कभी पढ़ी नहीं है, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हैं, पावर की यूनिट वॉट तो पढ़ी है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला देखते हैं पेज नंबर 20 पर, पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टॉर्क जो टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो टॉर्क को वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैसे करेंगे वो देखिएगा। कंसिडर अ पार्टिकल पी इन द एक्स वाई प्लेन, हमने एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल को कंसिडर करा, पार्टिकल है पी, फिर बोलते हैं suppose its position vector is OP vector is equal to small r vector, let F vector be the force acting on the particle, the torque acting on the particle is defined as the vector product of position and force vectors। तो जो टॉर्क है, टॉर्क को हम क्या कहेंगे, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर्स, फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर्स। आप ये देखिए ना, हमने क्या करा है, एफ और आर को मल्टीप्लाई करा है, लेकिन अब ये देखेंगे कि क्या इनको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है।
वर्टिकल एक्सेस को हमने z मान लिया, फ्रंट वाली को हमने x मान लिया, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको y मान लिया। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, x y z। तो जो आगे की तरफ आ रही है एक्सेस उसको x मान लिया, जो हॉरिजॉन्टल है उसको y मान लिया, और जो वर्टिकल है उसको z मान लिया। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिएगा कि अलजेब्रा पार्टिकल P इन द एक्स वाई प्लेन। तो हमने ये मान लिया कि पार्टिकल P है और कहाँ पर लोकेटेड है, वो एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। तो एक्स वाई प्लेन कैसे बनाया जाएगा, हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये एक नोटबुक है, ये इस तरीके से रखी हुई है, तो ये जो आगे आने वाली लाइन है, जो अभी ऐसे हमको दिखाई नहीं दे रही है, ये जो आगे आने वाली लाइन है, मान लीजिए ये एक्स हो गई, भाई फ्रंट एक्सेस को मैंने एक्स माना है, आगे की तरफ जो आ रही है, तो आगे आने वाली लाइन एक्स हो गई, और जो हॉरिजॉन्टल वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली को हमने क्या माना है, वाई माना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लेन हमको मिल रहा है पूरा का पूरा, ये जो प्लेन मिल रहा है, ये प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हेल्प से बन रहा है। ये एक्स एक्सेस है, तो जो इसके पैरेलल आ रही है वो भी तो एक्स एक्सेस होगी, ये वाई एक्सेस है, तो इसके पैरेलल जो है पीछे वो भी तो वाई एक्सेस होगी। तो हमने क्या करा कि ये जो वाई एक्सेस है, इसके पैरेलल एक्स एक्सेस से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और ये जो एक्स एक्सेस है, इसके पैरेलल हमने वाई एक्सेस से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये मेरे पास जो पूरा प्लेन तैयार हो गया, ये एक्स वाई प्लेन तैयार हो गया। अब कोई एक पॉइंट है P, वो एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। तो हमने कहा कि पॉइंट P है यहाँ पर, ये पॉइंट P है, तो ये एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। अब इस पॉइंट P का मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का अगर स्पेस में कोई पॉइंट लोकेटेड है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, तो क्या करते हैं, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पर जो हमारे पास वेक्टर आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये आर वेक्टर हो गया। अब ये बोल रहे हैं द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर्स। अब क्या है कि जैसे इस पॉइंट पर ये रेडियस है एक तरह से, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं वैसे एफ वेक्टर। लाइट भी है इसमें, ठीक है, ये फोर्स हमने लगा दिया। अब ये आर हो गया और ये एफ हो गया। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हम जब टॉर्क की बात कर रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है वेक्टर्स की टर्म्स में। तो हमने कहा कि ये फोर्स इस तरह से है और ये आर ऐसे है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 1 मिनट रुकना भाई, मैं उधर ना एक वो स्विच है एसी का, उसे बंद कर दो, यार ना सब कुछ ख़राब करवा देंगे। हाँ, मैं आया 1 मिनट दीजिए मुझे।
चलिए, तो हमने ये कहा कि अगर फोर्स हम इस तरीके से लगा रहे हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो पार्टिकल है अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करा तो ये इस तरीके से ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। अगर हम एक एंड पर पॉइंट फोर्स लगा रहे हैं तो एक एंड इसका फिक्स है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से घूमते हुए नजर आएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, इसी को तो टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि आर वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर नाम में ही वेक्टर है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोजीशन वेक्टर। तो जब किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे हम, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है। अब यहाँ पर है एंड एज वी नो अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट दैट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, अब वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और इंटू एन कैप। अब एन कैप क्या होता है यहाँ पर, एन कैप होता है कि जो इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो ये वाला वेक्टर भी और ये वाला वेक्टर भी दोनों ही एक्स वाई प्लेन में है, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये जेड की डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, जेड एक्सिस के डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। अब ये कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बस ये जो यूनिट वेक्टर है इसको ड्रॉप कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से जो एरो है एरो का साइन हटा देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। वो डायरेक्शन तो ये एन कैप बता रहा है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो कि इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो आर वेक्टर भी और एफ वेक्टर भी दोनों एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, जेड एक्सिस, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसके स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस में फर्स्ट है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। फर्स्ट है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो टाउ कितना बन जाएगा, आर एफ साइन 0 डिग्री बोलो या आर एफ साइन 180 डिग्री बोलो। 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या, पाई, और मैं जानता हूँ साइन पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब 0 होते हैं। तो हमारा जो टॉर्क है वो यहाँ पर लगेगा ही, ये 0 डिग्री होगी, ये 0 हो जाएगा। तो टॉर्क हमारा 0 हो गया। उसके बाद देखिएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री है, जैसे इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री है, दोनों के बीच में जो एंगल है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 होता है 1, तो आर एफ इंटू 1, तो टाउ हो गया आर एफ। इससे बस रिफ्लेक्शन होता है। चलिए जी, अगला एक क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 21 पर है क्वेश्चन। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, क्वेश्चन है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इनटू टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो शो दैट ओनली द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। हमें ये भी शो करना है कि फोर्स का सिर्फ जो एंगुलर कंपोनेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे।
देखिए ऐसा है कि हम ना जैसे ये कहते हैं कि टॉर्क कैसे निकाला जाता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे टॉर्क निकाला जाता है। तो क्या जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी उस पॉइंट तक जहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो क्या फोर्स के और जो इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, क्या इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमेशा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। क्या होता है कि अगर 90 डिग्री का एंगल है तो टॉर्क हमारी मैक्सिमम आ जाएगी, आर इंटू एफ आ जाएगी। अब सोचिए 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, तो अगर मान लीजिए फोर्स हम यहाँ ना लगाकर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या तब इसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा? ये कहेंगे तब भी होगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होगा, वो कम होगा, वो जो टॉर्क है वो टॉर्क कम लगेगी, ठीक है। वो कम कैसे लगेगी, वो आप एंगल से देख लीजिए कि अभी 90 डिग्री एंगल है, अगर 90 डिग्री ना होकर इसको घटाकर 60 डिग्री कर दिया जाए तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, यानी कि 1.73/2 है ना, 1.732 अपॉन 2। तो आप ये देख लीजिए कि वो वैल्यू जो है वो RF के कंपैरिजन में कम आएगी, ठीक है। तो अब आप ये जानेंगे कि भाई अगर एंगल कुछ और भी होता है तब भी टॉर्क लगती है, और उसी चीज़ को हमको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव ये करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब ये जो मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म होता है हमारा कि जहाँ जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फोर्स उतना एंगल 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है तो हम फोर्स को एक्सटेंड करेंगे, और फोर्स को जब हम एक्सटेंड करेंगे तब हमको परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप करना होगा। तो वो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। अगर नहीं समझे तो दोबारा बताता हूँ। हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी। मान लीजिए इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, ऐसे इस पॉइंट पर ये पॉइंट भी है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, पॉइंट थोड़ा और आगे बढ़ा, नहीं ऐसे बढ़ा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कोई करने को गए, हम कहेंगे नहीं यार इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर इधर हो रहा है ड्रॉप, ऐसे हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो, ठीक है। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम डी बोल देते हैं। डी को ही हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट आर्म। इसको हम मोमेंट आर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट आर्म हमने पहले पढ़ा था, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए सपोज अ पार्टिकल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना है ज़रूर आपको। देखिए सपोज अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द XY प्लेन। तो हमने कहा कि पार्टिकल जो है वो XY प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो हम XY प्लेन इस तरीके का ना बनाकर, ऐसा ना बनाकर, XY प्लेन जैसे हमने इस तरीके का दिखाया था कि XY प्लेन ऐसे है, ऐसे ना दिखाकर इसको ऐसे फ्रंट में सामने से दिखाई दे वैसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि बात ये कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को उसकी वेक्टोरिकली जो डायरेक्शन आती है Z एक्सिस वाली, मेरे को वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 डायमेंशनल प्लेन लेकर दिखा दूंगा, जो समझने में समझाने में दोनों में आसान है। तो देखिए सपोज अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द XY प्लेन। सपोज अ फोर्स वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब जो फोर्स वेक्टर है वो क्या होगा, देखना इधर लाइट आ रही है कि इसमें मीटर में, मीटर में लाइट आ रही है। सर जनरेटर वाली आ रही है एसी की? हाँ वो फिर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं अंदर का बंद करके आऊँगा।
तो अब इस वाले केस में हमें यही देखना है कि टॉर्क जो है वो पोजीशन वेक्टर के साथ हमेशा एंगल थीटा नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ इधर सामने। ये ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बना दिया हमने। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया पी। इस पॉइंट पी पर मतलब यहीं पर कोई पार्टिकल है जिस पर फोर्स लग रही है। अब देखिएगा कि वो जो फोर्स है, अब ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को इसका ये पार्टिकल इस पॉइंट पर लोकेटेड है। इस पार्टिकल पर हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो ये आर वेक्टर आ गया हमारे पास। ये आर वेक्टर क्या है इसका पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का। अब इस पार्टिकल पर जरूरी है कि फोर्स ऐसे 90 डिग्री पर ही लगे, नहीं जरूरी नहीं है। तो वो जो फोर्स है वो फोर्स ऐसे लग रही है एफ वेक्टर, ये फोर्स इस तरीके से लग रही है। अब हमने क्या करा कि हम ये कहेंगे कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, ठीक है, फोर्स ऐसे लग रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो हमें एंगल किस तरीके से निकालना है, हम सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से इस फोर्स पर मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो हम ये कहेंगे भाई यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो सकता। तो कैसे होगा कि इसको एक्सटेंड कर दो, उधर एक्सटेंड करने में भी कोई फायदा नहीं है, 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री इधर बन जाएगा यहाँ से। हम ये कहेंगे कि ठीक है इसको फोर्स को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हम करते चले गए, प्रोड्यूस कर दिया इस फोर्स वाली लाइन को और यहाँ से अब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्री। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है फोर्स वेक्टर पर, समझ रहे हैं। अब चाहे वो फोर्स वेक्टर हो चाहे फोर्स वेक्टर को आपने प्रोड्यूस करा हो, तो उसी को हम मोमेंट आर्म बोल देते हैं। मोमेंट आर्म को बोला जाता है स्मॉल डी, ठीक है। तो ये देखिएगा इस डायग्राम में ये स्मॉल डी ये रहा, ये ओ है और जहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉप करा है इसलिए उसको एन बोल देते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इसलिए उसको एन बोल दिया है। ये एन हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा पी है, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स जो हैं, कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर को आप अलोंग द वेक्टर लाइन आगे पीछे कितना भी मूव करिए, डायरेक्शन मत बदल देना, बस उसकी डायरेक्शन यही है, ठीक है। या उसको पैरेलली इधर और इधर पैरेलली कितना भी शिफ्ट करिए तो वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, हमने इस फोर्स वेक्टर को थोड़ा सा पीछे ही तो एक्सटेंड करा है बस। तो हम ये कहेंगे कि ये फोर्स वेक्टर ये हो गया और ये इसका पार्टिकल जहाँ पर लोकेटेड है उसका पोजीशन वेक्टर हो। तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को तो थीटा बोलते हैं। तो ये वाला ले लिया मैंने कहा ये तो फोर्स ही और ये वाला मैंने थीटा ले लिया। अब जब इस एंगल को थीटा लिया हमने तो हम ये कहेंगे कि अच्छा जैसे ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर फोर्स वेक्टर को हमने पीछे एक्सटेंड करा, इस आर वेक्टर को आगे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने से हमें फायदा हो जाएगा कि ये दो जो एंगल्स हैं ये ऐसे आ, ठीक है, थीटा थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये थीटा हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों करा, ऐसा करना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि अब मैं फोर्स को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ उसके दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में। और रिजॉल्व कैसे करेंगे कि ये फोर्स है तो जब एंगल बना हुआ है यहाँ पर थीटा, तो एंगल के अलाउंग वाला जो कॉम्पोनेंट होता है वो हमारा कॉस वाला कॉम्पोनेंट होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर आर बोलूँगा, एफ आर। अभी बताऊँगा क्यों। ये एफ आर हो गया और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसको एफ थीटा बोल देते हैं, इसको एफ थीटा बोल देते हैं। तो एक मामूली सा अंतर है जो रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशनल यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, दोनों में मामूली सा ही अंतर है। वो अंतर क्या देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हमने कई केसेस में ऐसे एफ एक्स भी बोला है और फिर जब उसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि वो है क्या, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एफ है ना, इसी का ये है एफ कॉस थीटा, ये जैसे एफ कॉस थीटा। और जो दूसरा होता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एफ साइन थीटा।
और जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में हम ये करेंगे कि भाई ये वाला जो है ये रेडियस के अलाउंग है, तो रेडियस के अलाउंग है तो इसको रेडियल कंपोनेंट बोल देते हैं एफ आर, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ये इस एंगल की वजह से, एंगल नहीं होता तो ये कंपोनेंट्स के स्प्लिट नहीं होते, तो इसको हमने एंगुलर कंपोनेंट बोल दिया। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट ही है जो आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो रोटेशनल में बस इनको नाम अलग दे देते हैं, एक्स वाले को एफ आर बोल देते हैं और जो वाई वाला उसको एफ थीटा बोल देते हैं। एक को रेडियल कंपोनेंट, एक को एंगुलर कंपोनेंट ये बोला जाता है। वहाँ पर क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ही यहाँ पर रेडियल है, नाम अलग है, बाकी चीज़ बिल्कुल सेम है, और एंगुलर ही वर्टिकल कंपोनेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर वही चीज़ मेंशन कर रखी है, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, draw ON perpendicular to the line of action of the force in triangle OMP sin theta is equal to ON upon OP। तो ट्रायंगल OMP की बात कर रहा हूँ, OMP, तो sin थीटा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो D हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है R, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू D अपॉन R। Triangle OMP sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse sin theta is equal to D upon R, ये हो गया। तो D is equal to R sin theta, D is equal to R sin theta, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। स्मॉल डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हमको मालूम ही है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो जो है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पर एफ को अलग निकाल लीजिए, एफ को अलग निकाल लो और आर साइन थीटा को अलग रख दीजिए। तो ये जो आर साइन थीटा है यही तो मोमेंट आर में डी, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये हो गया, समझ गए, ठीक। अच्छा, और अब हम ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मोमेंट आर, magnitude of force into moment R, perpendicular distance from the axis of rotation, उसी को हम मोमेंट R या स्मॉल d बोल देते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद अब इसका अगला पार्ट देखेंगे, अभी यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने ये बोला है कि ऑल्सो शो दैट ओनली द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मतलब एफ थीटा, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, उसको यहाँ एंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। शो दैट ओनली द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। पता ही है आपको कि हाँ सिर्फ एंगुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, आ तो रहा है साइन थीटा वाला, ठीक है। तो साइन थीटा वाला कौन सा होगा, साइन थीटा वाला हमारा एंगुलर कंपोनेंट ही होगा। यहाँ पर ये जो एफ कॉस थीटा है इसी को हम एफ आर बोलेंगे, और जो एफ साइन थीटा है इसी को हम एफ थीटा बोलेंगे, यानी एंगुलर कंपोनेंट। तो पेज नंबर 22 पर आ जाइए। एफ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, रेडियल कंपोनेंट फॉर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ थीटा परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये वही दोनों कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो ये जो हमने देखा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, अब क्या करा भाई उसमें, इससे पहले वाले में हमने क्या करा था, मोमेंट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर प्रूव करना था, वो कर दिया प्रूव। अब क्या करना है, अब ये शो करना है कि सिर्फ एंगुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अब इसको एफ थीटा के टर्म्स में लेकर आना है। तो टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ थीटा, मतलब बस ये तो बताना। तो ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स डिस्टेंस
फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। तो सो ओनली एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। इस वजह से हम ये कहेंगे कि सिर्फ एंगुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये देखिएगा कि घुमा फिरा कर एक बार आर साइन थीटा को डी के बराबर लिख देना है, एक बार एफ साइन थीटा को एफ थीटा के बराबर लिख देना है। और अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो आते हुए भी बहुत आसान होने के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कर ही नहीं पाएंगे इसको, है ना। उनको लगेगा कि बहुत अनोखी कुछ अलग चीज़ पूछ ली, कुछ नहीं है ये आपने करना है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में इस वजह से लिखा है क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा पेज नंबर 22 पर कि टॉर्क इन 3 डायमेंशंस। तो टॉर्क इन 3 डायमेंशन ये बड़ा आसान है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में स्प्लिट करके लिखें तो टॉर्क को 3 डायमेंशन में कैसे लिखा जा सकता है वो देख लीजिए। टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन इसमें है एज वी नो दैट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, हॉरिजॉन्टल की तरफ x, वर्टिकल की तरफ y और सामने वाली साइड अगर कोई आ रही है तीसरी जो एक्सिस है तो उसकी अराउंड z। तो आर वेक्टर को हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दिया, ठीक है। तो आर वेक्टर को हमने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। इसी तरह से जो एफ वेक्टर है इसको भी आई, जे और के में अगर स्प्लिट करना है तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप हो गया, एक्स एक्सिस के अराउंड फोर्स का कॉम्पोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हो गया। देन टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमको पता ही है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और जब भी किसी भी चीज़ का कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में उसको लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स क्या है, आपने तो शायद मैंने जिनको वेक्टर मोशन में प्लेन करवाया था वेक्टर वाला उनको पता होगा, और जो भूल भी गए हैं तो मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। ये ना शुरुआत में जैसे मॉडुलस का साइन होता है ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया। फिर जो पहले वाला वेक्टर है जैसे आर वेक्टर है, इसके तीनों कंपोनेंट्स कोफिशिएंट लिखेंगे आई, जे और के, तो एक्स, वाई और जेड, ये आ जाएगा एक्स, वाई और जेड। फिर जो ये एफ वेक्टर है इसके कोफिशिएंट एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये हो गया। अब देखिएगा इसी तरीके से जैसे हमने फोर्स को रिजॉल्व करा, टॉर्क को भी तो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे एंड लेट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करा जाता है इसको ना, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं जैसे पहला वाला 1 2 3, ये 3 है हमारे, इसको ना रो कहते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनको रो कहा जाता है। तो इसका साइन लेते हैं प्लस, इसका साइन लेते हैं माइनस और इसका साइन लेते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिएगा कि ये मेरे पास हो गया, फिलहाल इसको टाउ वेक्टर ही लिखिए, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप
फिर एक ब्रैकेट लगाइए, ये कॉलम, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इनको बोलते हैं रोज। तो आई कैप वाला कॉलम छोड़ दो और आई कैप वाला रो छोड़ दो। आई कैप किस कॉलम में लाई कर रहा है, इस कॉलम में, और किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में। इनको छोड़ दिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस। तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक है, तो जो हमने मोशन प्लेन में करा था वेक्टर प्रोडक्ट यही है। उसके बाद अगला है माइनस जे कैप। ठीक है, ये याद रखना है, बीच वाला जो है माइनस का होता है। ठीक है, इस चीज़ को 12th में मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, बायो वाले सीधा सीधा याद करते हैं इसको कि प्लस माइनस प्लस, बस ये होता है। ठीक है, उनके काम की चीज़ नहीं है, मैथ्स वाले डिटेल में करेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पूरी यूनिट ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये माइनस जे कैप है, तो जे कैप वाला कॉलम छोड़ दो, तो जे कैप सॉरी रो छोड़ दो, ये इस रो में रो को छोड़ दिया, और ये इस कॉलम में इसको छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया। क्या बचा, एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड, एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ जेड, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स। क्लियर, बीच में माइनस का साइन है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहेंगे, अब लास्ट पर आ जाइए, प्लस का क्या कहते हैं, कॉलम छोड़ दो इसका, ये जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो, और ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब आप ये देखिएगा कि जैसे टाउ वेक्टर था, तो टाउ वेक्टर क्या था, टाउ एक्स आई कैप, आगे लिख रहा हूँ उसको इधर, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप इज इक्वल टू आई कैप वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को ले जाओ अंदर ताकि ये प्लस का बन जाए। ठीक, वो क्यों बना रहा हूँ वो भी समझ जाएंगे आप। प्लस का जी कैप कर दिया, अब माइनस को अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। और प्लस के क्या है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक, अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर दीजिए, देयरफॉर टाउ एक्स इज इक्वल टू, ये आई कैप का कोफिशिएंट इधर क्या है टाउ एक्स, और इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ये ब्रैकेट है। फिर जे कैप का कोफिशिएंट है टाउ वाई, और इधर जे कैप का कोफिशिएंट है जेड एफ एक्स माइनस एक्स टाउ जेड। तो टाउ जेड किसका कोफिशिएंट है, के कैप का, और इधर के कैप का कोफिशिएंट ये है। बताइए सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यही करके दिखाया, पेज नंबर 23 पर देख लीजिए, तीनों जो है ना वो निकाल देंगे। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम है हमारा वो तो हो ही चुका है। ये मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हम पेज नंबर 23 पर थे ना, 23 पर थे, तो इसके बाद आपको जो नोट्स में दे रखे हैं पेज नंबर 30 तक तो करना है सारा कुछ, जो डेरिवेशंस वगैरह दे रखे हैं।
तो 31 से लेकर 31 से लेकर और 50 तक, मतलब बिल्कुल लास्ट तक सिर्फ फार्मूले करने हैं, ये डेरिवेशन आपको नहीं करना। ठीक है ना, तो केवल आप ये समझ लीजिए कि 6 या 7 पेज बचे हुए हैं बस इसमें। ठीक है, उसके आगे स्ट्रिक्टली मेंशन कर रखा है कि नो डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही डेरिवेशन आगे तक भरे पड़े हैं इसमें, तो वो नहीं करने हैं। तो ये हार्डली आपका 2 या 3 क्लास का चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद ये आपको खत्म हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशन कर दूँगा उसके बाद। ठीक है, सर क्वेश्चन क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है, करवा दूँगा।